गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 25 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हुए हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो रहेगा इंडिया एंड यूएनजीए वोटिंग। यूएनजीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं उनके लिए टॉपिक बिल्कुल नया रहेगा, जहाँ पे आपको मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा और इंडिया के वोटिंग पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा। हालांकि पहले भी हम लोग रशिया वाले मामले में कई बार यूनाइटेड नेशन में या तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर वो जनरल असेंबली में जब भी वोट होता है तो इंडिया यहाँ पे अब्सटेन करता है। अब्सटेन का मतलब होता है कि भैया हम लोग वोट नहीं करेंगे, ना तो हम आपके फेवर में करेंगे ना ही आपके अगेंस्ट में करेंगे। तो आज इस पहले टॉपिक में इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बैटल फॉर मुल्लार पेरियार। ये कोई देखिए हिस्टोरिकल बैटल नहीं है कि तो एक आर्मी इधर से आ रही है दूसरी आर्मी इधर से आ रही है वो लड़ रहे हैं, नहीं नहीं, ये बैटल वैसी नहीं है। ये बैटल जो है एक डैम को लेके है और ये कोई आज की बैटल नहीं है भैया, बहुत पुरानी बैटल है क्योंकि ये डैम भी बहुत पुराना है। तो आज हम लोग बात करेंगे मुल्लार पेरियार डैम के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी इस पूरे क्राइसिस से परेशान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी एनफ इज़ एनफ और हम लोग इसका फाइनल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि इसके बाद कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा से हमारे सामने ना आए। तो ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। अभी थोड़े समय में इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो उसको लेके क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ कहाँ पे अपना तिड़कम भिड़ा रही हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम इस आर्टिकल के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो एमसीक्यूज भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे। फिर एक टॉपिक आता है FCRA एंड NGO। पुराना टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो नया रहेगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं इसी के बहाने उनके थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन भी हो सकता है। क्योंकि जब आई नो जब हुआ था ना वो चैरिटी फॉर ह्यूमैनिटी, जब हम लोगों ने एनजीओ को बैन कर दिया गया था, उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया था, मदर टेरेसा वाले लाइसेंस उसको, उस समय बहुत न्यूज़ में रहा था FCRA क्या होता है, एनजीओ के किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फॉरेन फंडिंग क्या होती है। तब हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी खासी बातचीत की थी। दोबारा से थोड़ा न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्राइसिस इन अफ्रीका के बारे में। बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें हम थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे और थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको वो पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से इथोपिया में इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस हो गया है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना बड़ा हो गया है कि भैया वो क्या ही बताएं, मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे वहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तो उसको जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। शुड इंडिया कंटिन्यू सपोर्टिंग रशिया, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। एक्चुअली आज अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेनर सेक्शन में कुछ भी मज़ेदार नहीं आया। अगर एक्सप्लेनर सेक्शन में जब भी चीज़ें आती हैं तो हमारे जो इंटरेस्टिंग थोड़ा हो जाता है एनालिसिस, लेकिन आज कुछ नहीं आया तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आया है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं आया बेसिकली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हम लोग आज एडिटोरियल के ऊपर ही रिलाई करेंगे। तो इसने बताया है कि भैया इंडिया को अभी अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोग जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे थे, रशिया के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अभी समय थोड़ा बदल गया है। तो इंडिया किस तरह से अपना स्टैंड यहाँ पे चेंज कर सकता है और किस तरह से इंडिया अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकता है, तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात की गई है। थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज देख लेते हैं एक बार फ्रंट पेज पे थोड़ा न्यूज़ क्या क्या है। फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ हमारे सामने वो जो दिख रही होगी आपको, वो है कि गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टैकल रशियन ट्रेड हर्डल्स। तो रशिया के साथ हम लोग जो ट्रेड करते थे, स्पेशली बहुत सारी ट्रेड हम लोग करते हैं रशिया के साथ, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मामला आता है वो आता है क्रूड ऑयल का। क्योंकि रशिया ने हम लोगों को डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल देने का प्रॉमिस किया है और इंडिया ने भी एक्चुअली वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि इंटरनेशनली जो भी ट्रेड होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, वो बेसिकली ज़्यादातर जो ट्रेड है वो डॉलर में होती है या फिर दूसरी जो इंटरनेशनल करेंसीज होती हैं जैसे पाउंड हो गया, फ्रैंक हो गया, है ना, यूरो हो गया, उसमें ट्रेड होती है। लेकिन रशिया के ऊपर क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इसलिए हम लोग अनफॉर्चुनेटली डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे बैंकों से ट्रांजैक्शंस भी बंद कर दी गई हैं। तो इंडिया कह रहा है कि भैया क्यों क्यों ना हम लोग रिवाइवल करें, किस चीज़ का रिवाइवल करें, रूबल और रुपी की ट्रेड का रिवाइवल कर सकते हैं। देखिए रिवाइवल का मतलब ये होता है कि बहुत साल पहले हम लोग एक्चुअली में रूपी और रूबल में हम लोग डील करे किया करते थे, लेकिन बीच में जब रूबल बहुत वीक हो गया और इंडियन करेंसी भी काफ़ी फ्लक्चुएट होने लगी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर को 1970s के बाद डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और खासकर फिर यूएसए का जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो तब से ट्रेड बेसिकली मेजरली डॉलर में ही होती है। खासकर जो क्रूड ऑयल की डील होती है वो तो क्रूड ऑयल की वो तो मोस्टली 90% के लगभग डॉलर में ही होती है। तो क्योंकि डॉलर पे बैन लगा दिया गया है, तो इंडिया इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है कि हम क्यों ना पुरानी अपनी जो ट्रेड थी रूबल रूपी वाली, उसको ही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको रिवाइव बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बारे में ही जो है जयशंकर जी ने थोड़ा बहुत बोला है, तो उसके बारे में आर्टिकल था, बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं। आज का बढ़ लेते हैं दोस्तों पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक क्या कहता है वो हमारे सामने है। आज कोई खास आज नए के दिन में कुछ था नहीं, ये कल की न्यूज़ वाला ही है, जब मार्टी डे था उसको ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू रखा है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो। आज की जो सबसे पहले न्यूज़ है, इंडिया अब्सटेन्स ऑन द यूएनजीए वोट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। मतलब इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है, जो स्टैंड इंडिया अभी तक फॉलो करता आ रहा था वही स्टैंड हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है। मतलब हम लोग फिर से यहाँ पे अब्सटेन हो गए हैं। हम लोगों ने ना तो किसी के फेवर में वोट किया, ना ही किसी के अगेंस्ट में वोट किया। तो ये जो रेजोल्यूशन थे उनको पेश किया गया था, उनको ऑफर किया गया था, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। पहला जो यहाँ पे जो प्रपोजल जो आया था वो देखिए, वो प्रपोजल जो है वो यूक्रेन की तरफ से ही आया था, और यूक्रेन ने कहा था कि हम भैया रशिया को ये जो पूरा यहाँ पे मामला बिगड़ गया है, जो वॉर हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, उसके लिए हम लोग रशिया को जिम्मेदार मानते हैं। तो पहला तो रेजोल्यूशन वो था जिसको 140 से ज़्यादा कंट्री ने उसको सपोर्ट किया। बाकी कुछ कंट्रीज ने उसको अपोज भी किया, जैसे एरिट्रिया, साउथ कोरिया, सीरिया, है ना, उसको बेसिकली रशिया को फुल्ली सपोर्ट करते हैं कंट्री। तो इन्होंने उस रेजोल्यूशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इंडिया डेफिनेटली उसमें अब्सटेन रहा। दूसरा जो रेजोल्यूशन यहाँ पे था वो साउथ अफ्रीका ने पेश किया था। साउथ अफ्रीका ने रशिया का डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा था कि भैया जो है थोड़ा सा न्यूट्रल रहिए, वो सारी कर बातें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वगैरह वो सब। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले रेजोल्यूशन को बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसको प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं मिला। तो सपोर्ट ना मिलने की वजह से एक तो रिजेक्ट हो गया, जो दूसरे वाला था वो इंडिया ने यहाँ पे जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो है रेजोल्यूशन दोबारा से इंडिया ने यहाँ पे अपने उसी स्टैंड को कायम रहा है, जो स्टैंड इंडिया अभी तक यहाँ पे फॉलो करता आया है। तो यहाँ पे दो चीज़ों में बेसिकली आजकल वोटिंग होती है, एक होती है यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और जो दूसरी वोटिंग होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 215 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर वो परमानेंट होते हैं, और जो 10 मेंबर है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर ही है इस समय। और अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से पास करने के लिए कम से कम 9 वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन 9 वोट्स में से जो है 5 वोट तो परमानेंट मेंबर्स की ही होती हैं, और अगर इनको ये वीटो कर देते हैं तो बाकी के किसी की वोट की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं रहती, वो वैल्यू पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यूनाइटेड नेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर लगभग जो है 6 जो है ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। पहले में हमारा आता है जनरल असेंबली, जो कि हमारे सामने ये रहा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये सबसे पहली ब्रांच या ऑर्गन आप कुछ भी कह सकते हो। फिर दूसरा होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सबसे पावरफुल बॉडी भी है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको जो है इम्पोज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। इसमें जो मिलिट्री का सहारा भी ले सकते हैं, फोर्स का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो हमारे सामने होती है वो होती है इकोसोक, जिसे हम लोग मतलब इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको इकोसोक भी कह सकते हैं। कई लोग इसको इकोसोक भी बोलते हैं, तो मैंने इसलिए उसी वर्ड का यूज़ कर दिया यहाँ पे। एक हमारे पास होती है ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, जो फोर्थ हमारे पास ब्रांच होती है। फिर एक हमारे पास आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी के अंदर पड़ता है। और फिर बाद में इसका आता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट आता है। आप ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट वो भी कौन सी सिटी के अंदर में एस्टेब्लिश्ड है। तो ये दो चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलिए, ये तो आज चीज़ें यहाँ पे हो गई।
1945 की अगर हम बात करें तो 1945 में सबसे पहले चार्टर को एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इंडिया एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है, और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के पास एक ऑफर हुआ करता था कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता था, लेकिन उस समय टेस्टेड नहीं था यूनाइटेड नेशन, तो इसलिए हम लोगों ने जो उसको लगभग लगभग यहाँ पे रिजेक्ट ही कर दिया। इस समय 193 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता हो सकता है। इंडिया में जो पहले इंडिया में जो है अभी तक इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इंडिया के 8 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनमें से सबसे पहली जो प्रेसिडेंट थी वो जवाहरलाल नेहरू जी की उनकी सिस्टर थी, विजय लक्ष्मी पंडित, तो वो वहाँ पे रहीं, ठीक है। तो वो उस समय जो 8th प्रेसिडेंट बनी थी उसकी, और अभी तक इंडिया की जो है सबसे पहली प्रेसिडेंट वही बनी थी। उसके बाद थोड़ा सा मौका मेरे ख्याल से शशि थरूर के पास भी आया था, लेकिन उस समय में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी तो इनको वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन ये बात पक्की है, अगर शशि थरूर वहाँ पे रहते तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट थे, तो इंडिया जो है दूसरा प्रेसिडेंट भी वहाँ पे बन सकता था। चलिए कोई बात नहीं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ दोबारा से मौका मिलेगा, फिर से हम लोग इस मौके को अपने उसमें करने वाले हैं। चलिए ये रहा दोस्तों इसके बारे में। अगली जो न्यूज़ हमारे सामने आती है वो है सुप्रीम कोर्ट कीन ऑन एंडिंग मुल्लार पेरियार बैटल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एनफ इज़ एनफ, बहुत हंगामा हो गया, अभी फाइनली मैं इस मुल्लार पेरियार वाले बैटल को, इस पूरे क्राइसिस को सोल्व करने वाला हूँ। तो इस समय एक्चुअली काफ़ी सीरियस हो गया है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में। ये जो डैम आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, ये कोई भैया कंस्ट्रक्शन जो इसकी हुई थी ना वो 126 साल पहले हुई थी, और ये लाइम एंड मोर्टार स्ट्रक्चर, मतलब इसमें जो है चूना यूज़ किया गया है, सीमेंट यूज़ किया गया है, मोर्टार और वो सब यूज़ किया गया जो पुरानी टेक्निक हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसको सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। आईआईटी कानपुर ने भी स्टडी किया, इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एक स्टडी हुआ है, एक्सपर्ट स्टडी, उन्होंने भी कहा कि ये जो डैम है ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अर्थक्वेक, अगर वो 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा अगर आ जाता है तो इसके अंदर क्रैक्स वगैरह डेफिनेटली पड़ सकते हैं, और मुल्लार पेरियार डैम अगर एक बार टूट गया या कोई इसके अंदर कुछ डैमेज हो गया, यहाँ से पानी जो है वो स्पिल ओवर हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि मिलियंस ऑफ मिलियंस जो लोग हैं उनके ऊपर एकदम सीधा सा यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हो। मुल्लार पेरियार के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ, हालांकि पुराना टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा फोकस इसमें मैं करूँगा भी नहीं, समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी हमेशा रहती है। लेकिन एक बार यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मुल्लार, ये पेरियार रिवर है हमारी यहाँ पे जो ये बनी हुई है दोस्तों, ये है पेरियार रिवर, ठीक है, पेरियार रिवर। और इधर से एक रिवर आती है, ये है वेगई रिवर, ठीक है, वेगई रिवर। तो मुल्लार पेरियार डैम के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुल्लार, यहाँ पे पेरियार, हमारे पास पेरियार रिजर्व भी है, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी हमारे पास आता है, तो वो भी इसी रिवर के ऊपर ही कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो उसको वाटर वगैरह सप्लाई रहती है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये जो केरला में जो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे जो कार्डेमम हिल्स हैं, ठीक है, कार्डेमम हिल्स हैं, वहाँ से ही ओरिजिनेट होता है, और स्पाइस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है कार्डेमम हिल्स। देखिए नाम में ही इसका कार्डेमम है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो फेमस होने ही वाला है। और ये जो डैम यहाँ पे बना हुआ है मुल्लार पेरियार के ऊपर जो डैम बना हुआ है, ये डैम का जो इसका जो नाम है वो है पेरियार थेक्काडी, ठीक है, पेरियार थेक्काडी। थेक्काडी एक्चुअली उस जगह का नाम है, तो उसी के नाम पे ये डैम का नाम पड़ा हुआ है। और ये बहुत पुराना डैम है दोस्तों, 1887 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुआ था, और फाइनली 1895 में 8-7 साल कंस्ट्रक्शन चलने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो है फिर वो केरला गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और इसकी जो पूरी मैनेजमेंट है मुल्लार पेरियार डैम की, वो किसके पास चली गई, वो चली गई तमिलनाडु के पास। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की है कि ये जो मुल्लार पेरियार डैम है बेसिकली वो बना हुआ है कि कहाँ पे, वो बना हुआ है केरला में, केरला में, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है वो आती है तमिलनाडु के अंडर में। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में उस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 999 ईयर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स को थोड़ी ना पता था कि आपको बहुत जल्दी लात मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से, उनको लगा था कि हमेशा के लिए इंडिया में ही रहने वाले हैं, तो 999 ईयर्स के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। लेकिन इसकी सेफ्टी को लेके यहाँ पे हमेशा से ही डेफिनेटली कंसर्न रहा है, इसको ऑपरेशन कैसे होगा, वो सारी की सारी चीज़ें। इवन 2021 में यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट आया था, उन्होंने भी कहा था कि डैम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक्चुअली केरला जो है इस डैम को यहाँ पे डिसमेंटल करके इडुक्की में
यहाँ पे एक थोड़ा ऊपर 60-65 किलोमीटर एक दूसरा डैम बनाना चाहता है, लेकिन तमिलनाडु बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि अगर इस मुल्लार पेरियार डैम को तोड़ के दूसरा डैम बनाया जाएगा तो इससे तमिलनाडु का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और तमिलनाडु के इस एरिया में बहुत सारे लोग इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, पूरी तरह से सी वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो सारी समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए तमिलनाडु भी यहाँ पे लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, बार बार वो PIL फाइल करते रहते हैं और पॉलिटिकल एक्सचेंज होता रहता है बहुत ही बिटर टाइप का। तो वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे हैं। और मुल्लार पेरियार डैम से यहाँ से एक थोड़ा सा कनाल वगैरह निकाल के हम लोगों ने वेगई रिवर के अंदर भी लेके गए हैं, ताकि वेगई रिवर भी, क्योंकि यहाँ पे भी इरिगेशन वगैरह सब होता है, तो वेगई रिवर भी दोस्तों एक रिवर पड़ती है तमिलनाडु के अंडर में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुल्लार पेरियार डैम के बारे में पता होनी चाहिए। पुराना टॉपिक है इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आई होप इतने से अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा कि मुल्लार पेरियार डैम कहाँ बना हुआ है, और जो जो है वो क्या रिजर्वर है यहाँ पे, क्या क्या टाइगर रिजर्व है, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो आता है हमारे सामने, इंडिया चाइना हैव स्टेक्स इन सीइंग अ स्टेबल रशिया दैट इज नॉट आइसोलेटेड। एक्चुअली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर वांग यी, अभी ये अफगानिस्तान होके आए थे और अभी ये फाइनली इंडिया में इन्होंने लैंड किया है। तो इनसे थोड़े बहुत सवाल वगैरह पूछे गए इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया की जो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है, उनका क्या स्टैंड है बहुत सारे मुद्दों के बारे में। जैसे इन्होंने कई चीज़ें बताई यहाँ पे, हाउ डू यू असेस द करंट स्टेट ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, उसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बेसिकली 3 कमियां हैं। अगर हम लोग इन 3 कमियों को दूर कर लेंगे तो हमारे रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हो सकते हैं। वो 3 कमियां जिन्होंने बताई, देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने। पहली जो कमी इन्होंने कही वो कही कि वीक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है, मतलब दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती हैं, खासकर जो स्ट्रेटेजिक मामलों में। इकोनॉमिक मामलों में तो फिर भी कर लेती हैं, स्ट्रेटेजिक मामले जैसे कोई जियो पॉलिटिक्स में रिलेशन बनाना हुआ, या डिफेंस की कोई डील हुई, या बॉर्डर इश्यूज हुए, उसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन कहा जाता है। तो वहाँ पे हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि वो कहा कि वीक फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्सेस, कोई ऐसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से हमारा रिलेशन जो है वो फॉरवर्ड हो सके, तो वो बेसिकली स्टॉल हो गया है, वहीं पे रुक गया है। तीसरा जिन्होंने कहा है वो कहा है कि वीक बायलेटरल इंटरेक्शन, हम लोग टाइम टू टाइम इंटरेक्शन नहीं करते हैं जिसकी वजह से बातचीत बंद हो जाती है, और एक बार अगर बातचीत बंद हो जाती है तो फिर दोबारा से इसको ट्रैक पे लेके आना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 3 पॉइंट बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। यूक्रेन के बारे में इन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो है इंडिया और चाइना का स्टैंड लगभग लगभग सेम है। यूक्रेन को लेके हम लोग रशिया को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर मानते हैं अपना, तो डेफिनेटली हम रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो वो थोड़ा सा इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने कोड के बारे में भी थोड़ा बताया है कि हम लोग कुछ, चाइना में कोड को एशियन नाटो बोला जाता है, कि जिसकी वजह से अमेरिका पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में जो है चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने कहा कि देखिए भैया इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं डेफिनेटली, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि इंडिया, इवन रशिया भी नहीं चाहता कि हम लोग कोड के साथ जो है फॉरवर्ड जाएं, तो थोड़ा बहुत इन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है। और स्टेट जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो यहाँ पे ये लगी कि जो बॉर्डर इश्यूज है उन पे इन्होंने क्या कहा, देखिए वो बड़ा सोचने की बात है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। What do you see as a big obstacle for the LAC disengagement? Why the China is not willing on the return to the status quo? देखिए सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये जो इनसे पूछा गया। इनसे ये पूछा गया कि भैया जो आप स्टेटस क्यों मेंटेन नहीं करते हो, आप बार बार जो है वो बॉर्डर के साथ क्यों छेड़खानी करते रहते हो, कभी आगे चले जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, कहीं पे वो जम के बैठ जाते हो, तो आप स्टेटस क्यों मेंटेन नहीं करते। स्टेटस क्यों का मतलब दोस्तों होता है कि जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी रहे, उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो ये स्टेटस को लेकर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बोली। इन्होंने कहा कि स्टेटस क्यों होता क्या है, स्टेटस को सिर्फ एक मन का वहम होता है। इंडिया के लिए स्टेटस को कुछ और हो सकता है, चाइना के लिए स्टेटस को कुछ और हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि चाइना के लिए स्टेटस को का मतलब होता है नवंबर 7 1959, तो हम तो उस स्टेटस को मानते हैं। इंडिया जो है वो 1989 वाले स्टेटस को मानता है। तो स्टेटस को एक अलग चीज़ है, हर किसी कंट्री के हिसाब से उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो सकती है। तो इंडिया बेसिकली चाइना वाले स्टेटस को नहीं मानता, 1959 डेट को नहीं मानता, और चाइना इंडिया वाले स्टेटस को नहीं मानता, जिसकी वजह से यहाँ पे समस्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दोनों कंट्रीज अगर आपस में बातचीत करती रहेंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम लोग डिप्लोमेटिकली यहाँ पे निकाल लेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि दोनों कंट्रीज को बॉर्डर के ऊपर अपने जवान, अपने सोल्जर को जो है बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं रखने चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, इंटरव्यू
से, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर हैं, वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो डेफिनेटली ये जो बोल रहे हैं वही चाइना का भी स्टैंड है, इनका पर्सनल स्टैंड नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। पर्सनल स्टैंड तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, तो थोड़ा सा इसके पढ़ना चाहिए हम लोगों को इस चीज़ तरह की चीज़ें। उसके अलावा जो अगला आर्टिकल वो कहता है यहाँ पे देखिए, अहेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उड़ीसा सीएम पटनायक टू विजिट दिल्ली। तो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें मिस्टर पटनायक ने दिल्ली में आए हैं, बातचीत करेंगे अपोजिशन पार्टी से, वो सारा का सारा, क्योंकि लॉबी शुरू हो गई ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रेसिडेंट का कौन से उम्मीदवार को खड़ा करेंगी, अपनी जिनकी जो वोट की स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी, है ना, थोड़ा एक गेम थ्री लॉबिंग, एक वो शुरू हो गई है, कैंपेनिंग वगैरह बेसिकली। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है दोबारा से न्यूज़ में आ गया है। तो राष्ट्रपति के सेशन जो इलेक्शन है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं चीज़ें बताता चलूँ कि देखिए, यहाँ पे जो एमएलए की वोट्स अलग होती हैं और एमपीज़ की वोट अलग होती हैं। एमएलए की जो वोट होती हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन की ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ के एमएलएज़ की टोटल वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे यूपी है तो यहाँ के तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो कैसे मेज़र करते हैं हम इन वोट वगैरह को, वो थोड़ा एक आपको मैं बता देता हूँ, जैसा कि इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है। दो एमएलए की वोट काउंट की जाती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये जो हमारे एमएलएज हैं कितने चुने गए हैं उनको डिवाइड करते हैं उसकी पॉपुलेशन से, और डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। फिर ये आ जाती है टोटल वोट ऑफ द एमपीज कितनी होती है, तो टोटल एमएलएज की वोट होती हैं, उनको जो है हम लोग टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल एमपीज़ की वोट आ जाती है। हालांकि एमपीज़ की वोट में कोई वेरिएशन नहीं होता, थ्रू आउट इंडिया एमपीज़ की वोट लगभग बराबर ही रहती है, लेकिन एमएलएज की वोट में जो है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है स्टेट टू स्टेट। लेकिन इसके लिए जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके लिए नॉर्मल डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता ऑब्वियसली, उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये होता है कि प्रॉपर कंपोजिशन होती है कि वही लोग सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वो इलेक्टेड मेंबर आपका जो है हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे हमारी JNK है और दिल्ली है, पुडुचेरी है, वो लोग भी डेफिनेटली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल जो 54 है, आर्टिकल 54, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जो है यहाँ पे बात करता है। उसके अलावा हमारे पास प्रेसिडेंशियल एंड द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 है, उस एक्ट के तहत ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जो है ओपन बैलेट से होता है या फिर सीक्रेट बैलेट से होता है, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि ओपन इलेक्शन से होता है या फिर सीक्रेट बैलेट से होता है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोस्तों वो ऐसा नहीं होता जैसे कि हमारे एमपीज़ का इलेक्शन होता है। एमपीज़ के इलेक्शन में तो हम लोग फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब वो पब्लिक उनको नहीं चुनती है डेफिनेटली, तो हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, राइट। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो कि इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को 5% वोट मिल गई तो वो भी जीत जाएगा, नहीं नहीं, इसमें जो है प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो हर जो वहाँ पे जो भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो अपनी प्रेफरेंस देते हैं बेसिकली, कि वो कौन से मेंबर को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे चुनेंगे, कौन से को सेकंड प्रेफरेंस पे चुनेंगे, उसके बाद वो वोट जो है ट्रांसफ़र की जाती हैं, वो सारी सारी चीज़ें। तो इलेक्शन के पूरे, देखिए प्रेसिडेंट के पूरे इलेक्शन को तो यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स नहीं कर पाऊंगा एक्सप्लेन, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन लक्ष्मीकांत के अंदर जो है कुछ चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे मिल जाएंगी। अब ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके जो डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, अगर उनको लेके कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उस डिस्प्यूट को कौन सोल्व करता है, उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाता है या सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। एक तो आपने मुझे ये क्वेश्चन बताना है। दूसरा मुझे ये क्वेश्चन बनाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो, प्रेसिडेंट जो साहिब हैं वो किसको रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कौन किसको जो है वो रिज़ाइन, कौन उनका रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एग्जीक्यूटिव के मेंबर तो डेफिनेटली होते हैं, और हमारे चीफ कमांडर भी होते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो वो कुछ चीज़ें आप मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बता सकते हो। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो आता है FCRA के बारे में। FCRA रजिस्ट्रेशन ऑन द NGOs एक्सटेंडेड, तो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
इनके रजिस्ट्रेशन अभी सरकार ने कब तक बढ़ा दिया है, 30th ऑफ जून को लेके बढ़ा दिया है। पहले ये मार्च 21 तक हुआ करता था। तो बहुत सारे एनजीओज ऐसे हुए जो रिन्यू नहीं करवा पाए अपना रजिस्ट्रेशन, या फिर जिन्हों को सरकार ने अभी वो प्रोसेस चल रही थी एक्सेप्ट करने की, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। बेसिकली थोड़ा रिलैक्सेशन जो है सरकार ने दे दिया है कि वो इसमें कर सकते हैं। पूरा मामला जो ये बनता है वो बनता है हमारा एफसीआरओ के लेके। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत जो जितने भी एनजीओज होते हैं जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, विदेशों से जहाँ पे फंडिंग आता है, तो उनको अपनी फंडिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है सरकार को। और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती बल्कि उनके जो अकाउंट नंबर वगैरह होते हैं वो सब भी सरकार को देने रहते हैं। तो समय टाइम टू टाइम जो है सरकार उनको स्टडी करती है। अगर लगता है सरकार को यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर वो लोग अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, तो सरकार उनके लाइसेंस को यहाँ पे रिन्यू करती नहीं है। तो सबसे पहली बार जो ये जो एफसीआरए है बेसिकली 1976 में उसको इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, तो उसको किया गया था। बाद में 2010 में इसमें जो है दोबारा से हम लोगों ने अमेंडमेंट यहाँ पे किया था। ठीक है। और ये चीज़ आपको बता दूं कि वॉलंटरी नहीं है, ये मैंडेटरी होता है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसका लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल यहाँ पे किया जा सकता है। तो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल के लिए होता है, बाद में इसको दोबारा से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एफसीआरए को नया टॉपिक तो नहीं है, पुराना टॉपिक है, पहले बहुत बार इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, है ना। चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारे पास वो आता है ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन टिग्रे फॉर द एड। देखिए क्या है पूरा मामला। एड का मतलब होता है हेल्प, है ना। एड का मतलब होता है हेल्प करना। इथोपिया में जो है ये थोड़ा मामला बिगड़ गया है। देखिए इथोपिया के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है बाउंड्री, ये देखिए ज़रा, ठीक है। ये जो है आपका हो जाता है जी इथोपिया। इथोपिया, ये जो अदिस अबाबा है ये है इथोपिया की कैपिटल, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जो एक थोड़ा सा अलग से रीजन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला देखिए, ये, ठीक है, ये है टिग्रे। और इसके ऊपर आपको जो है एक अलग कंट्री नज़र आ रही होगी, एरिट्रिया। ये देखिए ऊपर एरिट्रिया। एरिट्रिया दोस्तों पुरानी एक सेपरेट कंट्री है, लेकिन पहले इथोपिया का ही पार्ट हुआ करती थी। एरिट्रिया में बहुत सालों तक संघर्ष हुआ, 20-30 सालों तक संघर्ष हुआ, और फाइनली 1991 में एरिट्रिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया। इसके अलावा आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि बहुत पुराने समय से ही एरिट्रिया के और टिग्रे के बहुत खास रिलेशनशिप रहे हैं। तो यहाँ के जो जो मिलिशिया ग्रुप है, जो यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से। यहाँ पे एथनिक सिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बात ऐसी ही थी कि बहुत समय से टिग्रे के अंदर भी कुछ आर्म्ड फोर्सेस थी जो लगातार जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती थी इथोपिया की गवर्नमेंट को लेके। लेकिन यहाँ पे इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अबे अहमद, इन्होंने बहुत शानदार काम किया। जब ये 2018-19 में इलेक्ट हुए तो इन्होंने एरिट्रिया की गवर्नमेंट के साथ एक पीस ट्रीटी किया। क्योंकि इथोपिया के बीच में और एरिट्रिया के बीच में हमेशा से ही लड़ाई होती रहती थी बॉर्डर पे, जिसकी वजह से हज़ारों लोग उनको माइग्रेट होना पड़ा, वो सारी की सारी चीज़ें। तो मिस्टर अबे अहमद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और एक पीस डील किया। तो जैसे ही इन्होंने ये पीस ड्रिल किया तो इनको क्या दे दिया गया है भैया, इनको दे दिया गया नोबेल पीस प्राइज़। तो 2019 में हम लोगों ने इनको नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया। लेकिन उसके बाद समस्याएं शुरू हो गई। समस्याएं तब शुरू हो गई जो टिग्रे के अंदर एक्चुअली जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे कहा जाता है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, अब ये सरकार का हिस्सा बन गई जो कि अबे अहमद की सरकार थी। लेकिन उस सरकार में इनको काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो इनके जो मिनिस्टर वगैरह थे बहुत कम बनाए गए, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे होने लगा। उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अब टिग्रे वाले तो भैया तैयार ही बैठे थे। तो इनका जो मिलिशिया ग्रुप था, है ना, उन्होंने इथोपिया की कुछ यहाँ पे जो सैनिक चौकियाँ वगैरह थी उनके ऊपर अटैक कर दिए। और फाइनली मिस्टर अबे ने ऑर्डर दिया आर्मी को कि पूरी तरह से टिग्रे के अंदर घुस गए। उसके बाद से अभी तक टिग्रे के बीच में और इथोपिया के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं। कभी लोग ये हावी हो जाते हैं, कभी ये हावी हो जाते हैं। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि हैं तो भैया नोबेल पीस प्राइज़ विनर, लेकिन अभी हंगामा पूरा किया हुआ है। तो कई ऐसे नोबेल प्राइज़ जिनको मिल गया है उनके खिलाफ जो है कंट्रोवर्सी रही है। जैसे आंग सांग सू की जो हैं म्यांमार वाली, उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। म्यांमार वाले जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनके इश्यूज़ पे, क्योंकि वो सरकार का साथ देती हैं। लेकिन उनको भी पीस प्राइज़ मिला हुआ है। मिस्टर अबे अहमद हैं, इनको भी पीस प्राइज़ मिला हुआ है। तो कई सारे ऐसे, इवन बराक ओबामा को पीस प्राइज़ मिला हुआ है। बराक ओबामा बराक ओबामा ने अपने टेन्योर के दौरान जितना हथियार बेचा है ना भैया, उतना हथियार पिछले किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति ने नहीं बेचा है सऊदी अरेबिया में। और मिडल ईस्ट में जितना क्राइसिस हुआ,
लेकिन उनको भी पीस प्राइज़ दे दिया गया। उसके अलावा जैसे अगर आप ट्रंप की बात करो, मिस्टर ट्रंप ने जो है नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज़ किया। मिस्टर ट्रंप ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ की, इन्होंने यूएई के बीच में और इजराइल के बीच में भी पीस डील कराया, जो कि बहुत बड़ा एक मिडल ईस्ट में माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर ट्रंप को कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया गया नोबेल पीस प्राइज़ को लेके। मिस्टर ट्रंप के टेन्योर के दौरान जो है वहाँ से फोर्सेस हटाई गई। मिस्टर ट्रंप के दौरान अमेरिका ने किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी वही चीज़ें होती है ना, पॉलिटिक्स बहुत चलता है यहाँ पे भी, तो पॉलिटिक्स तो हर जगह घुसा ही हुआ है। खैर वो सारे, मैं मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा ऑफ कोर्स, लेकिन जो है ये नोबेल जो पीस प्राइज़ रहते हैं काफ़ी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है डेफिनेटली। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक कहता है टाइम फॉर इंडिया टू रीडिफाइन इट्स रिलेशन विद रशिया। देखिए रशिया की सपोर्ट में हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल हम लोग पहले कर चुके हैं, तो क्यों ना आज एक ऐसा आर्टिकल किया जाए जिसमें हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए कि क्यों इंडिया को रशिया के साथ अपने रिलेशन को रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ गई है, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल को लिखने वाले हैं मिस्टर विनय जो है कोरा जी लिखने वाले हैं। मिस्टर कोरा जी के बारे में आपको बता दूं कि मिस्टर कोरा जी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर और सिक्योरिटी स्टडीज़ के। कहने का मतलब ये है, तो शारदा जो पटेल यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, तो वहाँ पे रहे हैं। और जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है वहाँ पे भी स्कॉलर रहे हैं। तो जानकारी बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जानकारी है, एक्सपर्टीज़ है। तो ये इतने बड़े एक्सपर्ट इंसान हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में वो थोड़ा सा एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो भैया इनका जो विजडम है, उनका विजडम का 10% हमें भी पता चल जाए तो शायद एग्जाम में थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे हेल्प हो सकती है। उसके अलावा यहाँ से आप मेंस के लिए भी क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकते हैं। मेंस में अगर आप मुझसे पूछो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, तो हम लोग क्या क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आप ये बना सकते हो कि आप डिस्पाइट being a historical close relation with Russia on many fronts, it's time to rethink our relations with रशिया। कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट आपके सामने हो जाएंगे। एक तो आपको ये बताना है इसमें कि रशिया के साथ हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्यों है, क्या है, कैसे है, क्या स्टेटस है। उसके अलावा ये बता सकते हो कि चलिए हिस्टोरिकल जो रहा तो रहा भैया, लेकिन आज के समय में ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से इंडिया को अपने रिलेशन के बारे में सोचना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप इसको यूक्रेन वाले इशू से रिलेट करके एक बढ़िया आंसर यहाँ पे 150 वर्ड में लिख सकते हो। कहाँ पे आपको आंसर सबमिट करना है ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे जाके आप इसको सबमिट कर सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। पहली बात इन्होंने करंट सिनेरियो से शुरू किया है कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है आज के समय में। हाउ टू नेविगेट इंडियाज़ ग्रेट पावर रिलेशन इन द फ्यूचर। तो ये एक बात करते हैं, सवाल एक क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा कि इंडिया फ्यूचर में जो है एक ग्रेट पावर बनने की, जब हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, ग्रेट पावर की बनने की बात करते हैं, तो कैसे हम लोग इंडिया के आने वाले रास्ते को, आने वाली मंजिल को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि इंडिया ने अभी तक यूक्रेन वाले मामले में रशिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया है, लेकिन अभी जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है वो एक्चुअली में हमारी समझ से बाहर है। अब तक रशिया जो भी करता आया है वो हम लोगों ने इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट ही किया है। लेकिन होता है ना कई बार, एक कोई कोई आपका दोस्त होता है, वो चाहे कितने भी गलत काम कर ले वो फिर भी आपका दोस्त रहता है। लेकिन आपका दोस्त एक बार इतना गलत काम कर देता है कि जिसकी वजह से वो आपके अगेंस्ट में ही कुछ ना कुछ कर देता है, तो भैया फिर वो एनफ इज एनफ हो जाता है ना, कि देखो तुम मेरे दोस्त थे, ठीक था, हमें तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस मामले में भैया मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, राइट। तो ये यूक्रेन वाला जो मामला है ना बेसिकली थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया है, और इसकी वजह से इंडिया के सामने इस समय कन्फ्यूज़न है कि हम करें तो क्या करें, बोलें तो क्या बोलें। तो वही कन्फ्यूज़न के बारे में इन्होंने बात किया है कि क्या कन्फ्यूज़न बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं डेफिनेटली वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर इंडिया लगातार अब्सटेन जो कर रहा है, हम लोग अब्सेंट रहते हैं, उस
उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है, राइट। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तो ये लगातार जो क्रिटिसिज्म इंडिया को मिल रहा है, तो वेस्टर्न कंट्री लगातार इंडिया को बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो इस वॉर को इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा है। मतलब आप ये समझ लिए कि इनडायरेक्टली फंडिंग कैसे कर दिया भैया। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती हैं, आज भी कर रही हैं, उन्होंने बंद नहीं किया है। और वो अपनी रिक्वायरमेंट का जो है 25 से 30% इम्पोर्ट करती हैं। इंडिया ने अगर थोड़ा बहुत कर भी लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई, राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पर्सनली नज़र आता है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो रशिया ने इंडिया के इस स्टैंड को, जो कि हम लोगों ने लिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, उसको कहा है कि इट्स ये इंडिया की बहुत ही बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट अप्रोच है। तो सीधी सी बात है, रशिया तो हमें अप्रेज करेगा ही करेगा, राइट। इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, जिसे हम लोग नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तब से ही हम लोग इंडिया इसी चीज़ को फॉलो करता है। लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें या न्यूट्रलिटी की बात करें, वो अभी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि रशिया की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी हम लोग ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे सकते कि भैया हम लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब यूक्रेन के अंदर रशिया जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर अटैक कर रहा है भैया, स्कूल के अंदर अटैक कर रहा है, जो कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हम लोग जब हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो हम लोग एक ऐसी कंट्री को सपोर्ट करने में नहीं कर सकते जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंडिया के सामने बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इस समय यहाँ पे क्रिएट हो गया है। दूसरी बात, रशिया और चाइना की क्लोजनेस की अगर आप बात करें, तो एक तरफ तो रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, तो यहाँ से भी रशिया के इंटेंशंस के ऊपर कहीं ना कहीं डाउट होना लाजमी सी बात है ना। तो वो जो रिलेशनशिप डेफिनेटली चाइना के साथ उसका बढ़ेगा, तो फ्यूचर में अगर चाइना और रशिया के बीच, चाइना और इंडिया के बीच में मान लो कोई क्राइसिस आ गया, तो डेफिनेटली रशिया इंडिया का सपोर्ट नहीं कर पाएगा ना उस समय में। अब वो 1971 के समय अलग था, कारगिल वॉर का समय अलग था। उस समय चाइना और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। उस समय रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो उसका मजबूरी समझ लीजिए, कि वो हमारे आइडियोलॉजिकल क्लोजनेस समझ लीजिए। लेकिन आज के समय में वो, अगर इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि रशिया हमें सपोर्ट करेगा, चाइना के साथ पंगा जब हमारा हो गया, तो ये सोचना सही नहीं है। तो चाइना ने जो अग्रेशन अपनाया है इंडिया के अगेंस्ट में बॉर्डर में, उससे साफ पता लगता है रशिया की अप्रोच जो रही है। रशिया बहुत ज़्यादा चाइना को क्रिटिसाइज उस मामले में नहीं कर रहा है। उसके अलावा रशिया चाहता है कि यूएसए वो चाइना के ऊपर फोकस करे, पैसिफिक क्वेश्चन पे फोकस करे, लेकिन यूक्रेन की वजह से यूएसए और वेस्टर्न कंट्री का सारा फोकस अभी हट के यूक्रेन की तरफ चला गया। तो पैसिफिक वाले मामले में जो इंडिया को लगता था कि वेस्ट हमारा साथ देगा, तो वो भी थोड़ा सा अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैक बर्नर, मतलब बैक थोड़ा चला गया है, वो थोड़ा सा सामने नहीं है, बिकॉज अभी यूक्रेन की जो वहाँ पे यू नो प्रेफरेंस वो यूक्रेन को दे रहे हैं। इंडिया की हिस्टोरिकल क्लोजनेस तो रशिया के साथ रही ही है, लेकिन अभी ये भी थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल आपके जिसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो फ्यूचर में भी हो, सीधी सी बात है। जब हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करते हैं, तो भैया कोई ना तो कोई कोई बहुत ज़्यादा दोस्त होता, ना ही कोई दुश्मन होता है। तो ये सब हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो इंडिया, रशिया, चाइना हम लोगों को काफ़ी क्लोज आ गए। इवन हम लोगों ने ब्रिक भी बनाया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को भी जोड़ दिया। तो इंडिया कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। चाइना रशिया के तो खैर हम लोग क्लोज थे ही, चाइना के भी क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। लेकिन वो भी हमारा जो पैंतरा था वो भी कामयाब नहीं हुआ अल्टीमेटली। हम ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडिया तो वैसे भी यूएसए के अगेंस्ट में था ही, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना, अमेरिका, दे वर वेरी क्लोज। तो दैट इज़ वाई वी वर मूविंग लिटिल बिट क्लोजर टू चाइना एंड रशिया। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि यूएसए अकेला सुपर पावर ना बना रहे, बल्कि दुनिया में और भी पावर सेंटर्स होने चाहिए। उसके चक्कर में सब हो रहा था। लेकिन फिर चाइना ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, और बॉर्डर इश्यूज़ पे हम लोगों ने इतनी बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चाइना ने अपना रंग दिखाया और फिर से बॉर्डर क्राइसिस किया। तो और थोड़े समय से, अभी पिछले अगर 8-10 सालों से आप देखो, तो इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इसराइल के साथ, यूएसए के साथ।
तो उसकी वजह से भी रशिया और चाइना जो है अभी इंडिया की इंटेंशंस के ऊपर डाउट करती हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। कई बार रशिया से इस तरह के बयान आ चुके हैं कि वो लोग इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उनको लेके डाउट कई बार बोल चुके हैं कि ये उनको पसंद नहीं करते हैं। तो इंडिया इस समय थोड़ा सा फंस गया है, हम लोग यूएसए का साथ दें या फिर हम लोग रसिया का साथ दें, या फिर हम लोग चाइना के साथ अपना जो रिलेशन है उसको किस तरह से मेंटेन करें, क्योंकि ये तीनों इस समय जो है आपस में थोड़ा सा यहाँ पे एक एंगल जो है वो ख़राब हो गया है। और इंडिया को, तो इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि इंडिया को अभी रशिया से थोड़ा दूर हटने का सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि देखिए पुतिन जो साहब है ना वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो क्या एक्शन लेंगे कब लेंगे, वो बोलते कुछ हो रहे हैं कहते कुछ हो रहे हैं। तो एक ऐसे कंट्री के साथ जहाँ पे एक ऐसा लीडर हो तो उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप बना के रखना भी एक हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है। रशिया जिस तरह से न्यूक्लियर पावर तो है ही, लेकिन वो जिस तरह से अपनी बार बार रोज़ बयान आते हैं रशिया से कि हम लोग न्यूक्लियर बम्स का यूज़ कर सकते हैं यूक्रेन के अंदर, तो एक जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी दिखाता है पुतिन का और रशिया का। तो एक ऐसे इररिस्पॉन्सिबल पावर के साथ अगर इंडिया क्लोज रिलेशनशिप बनाएगा तो इंडिया की छवि भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे उसको उसके अंदर भी कमी आती है, राइट। और वो सारी सारी चीज़ें हैं। तो पुतिन के अंदर में लगातार रशिया, देखिए सीधी सी बात है यार, आप किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाओगे जो पावरफुल है, जो लगातार ग्रो कर रहा है, आप ऐसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप क्यों बनाओगे जो लगातार डाउन जा रहा है? वो सीधी सी बात है। तो पुतिन के जब से मतलब पिछले 15-20 सालों से वो यूक्रेन के रशिया के जो लीडर बने हुए हैं, तब से लेके अभी तक जो है यू रशिया के अंदर बेसिकली चीज़ें खराब ही हुई हैं, ठीक नहीं हुई हैं, लगभग लगभग खासकर पिछले 8-10 सालों में वो चीज़ें यहाँ पे खराब ही हुई हैं। तो इंडिया अभी रशिया को लेकर जिस तरह की पॉलिसी अपना रहा है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। क्वाड को लेके रशिया काफ़ी डाउट क्रिएट कई बार जो है बयान दे चुका है कि रशिया हमारी एंगेजमेंट को पसंद नहीं करता, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि आने वाले समय में अगले 15-20-30 सालों में यूएसए हमारा बेटर फ्रेंड हो सकता है रादर देन रशिया, क्योंकि रशिया जो है कि डिक्लाइनिंग पावर है और यूएसए जो है एक राइजिंग पावर है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पूरा यूएसए के साथ अलाई करती हैं, तो वेस्टर्न कंट्री भी एक राइजिंग पावर है। वहाँ से बल्कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है जब आप इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव की बात करते हो, या फिर आप डिफेंस नीड्स की बात करते हो, या फिर आप चाइना को टैकल करने की बात करते हो। इन हर मामले में रशिया से बेटर हमारा जो है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारी बेटर अलाई हो सकती हैं। तो लेकिन वो बैलेंस बनाकर अभी तक तो इंडिया ने खैर बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखा है, लेकिन वो बैलेंस कितने दिनों तक मेंटेन रह पाएगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे हो जाता है। तो उसी के पूरे मामले में आप यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट अपना डेफिनेटली कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। बाकी दोस्तों आज के मामले में आज इतना ही हम लोग करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आज आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेनर सेक्शन आज आया नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आर्टिकल पे आप ज़्यादा फोकस कर लिया जाए, राइट। चलिए आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने अपना एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, 30 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़ने में, क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, आप डेफिनेटली यहाँ पे आके ज्वाइन उसको कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट जिसको चाहिए तो वो भी वहाँ से अवेल कर सकते हैं। कमी किसी चीज़ की नहीं रहेगी, इस बात की हम लोग गारंटी देते हैं आपको। प्रीलिम्स मेंस और ऐसे सबकी टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। उसके साथ साथ हर आपकी छोटी बड़ी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। आपको वैल्यू एडेड मटेरियल यहाँ पे मिलता है, क्लास नोट्स में प्रॉपर तरीके से डिक्टेशन करवाया जाता है, तो हर चीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो किसी तरह की कमी आपको खलेगी नहीं, ये गारंटी मैं आपको अपनी पर्सनली भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार प्रेप आईएएस के साथ एकदम डायरेक्टली एंगेज्ड हैं और आपकी क्लासेस भी लेने वाले हैं। दोस्तों आज के इस एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले लाइक तो ठोक के ही जाना, लाइक नहीं करोगे तो यार फिर मूड खराब हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।